बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बहुत प्रतीक्षित जनसभा था विक्रमगंज में 30 मई को वो समाप्त हो चुका है, जिसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया सहित अन्य न्यूज चैनलों पर चलाई जा रही हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर के द्वारा विक्रमगंज की धरती पर आते हैं और एक 4 व्हीलर वाहन पर नीतीश कुमार के साथ, सम्राट चौधरी के साथ एक छोटा सा रोड शो टाइप होता है। लेकिन उसके बाद जो मेन चीज है, जो काराकाट की जनता जो उम्मीदें लेकर नरेंद्र मोदी को सुनने आई थी, कहां तक वो उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जनसभा खत्म होती है, जनसभा खत्म होने के बाद सभी नेता और मंत्री अपने अपने गंतव्य स्थान पर चौपर से या लग्जरी वाहनों में घर चले जाते हैं। लेकिन जनता जो होती है 3 घंटे तक रोड जाम में फंसी हुई रह जाती है। कई तमाम तरह की चीजें निकल कर आती है। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। पहली चीज ये जानना चाहेंगे कि ये जो जनसभा का आयोजन जो किया गया था, जिसको लेकर कई दिनों से भाजपा नेता मंत्री लगभग 1 महीने से पूरे क्षेत्र में आप देखे होंगे पोस्टर वार तरह छिड़ी हुई थी, तैयारी लग रही थी। हालांकि ये जो जी जनसभा जो था, कहा जा रहा था कि जनसभा सरकारी है, क्या कुछ निकल कर आता है? क्या उद्देश्य था इस जनसभा का? देखिए, सरकारी सभा थी या फिर वो पार्टी की सभा थी जी। इसमें अभी भी लोगों के अंदर एक द्वंद है जी। और द्वंद इस रूप में है कि अगर लोग कह रहे हैं कि अगर यह सरकारी सभा थी जी। तो पक्ष विपक्ष सभी के नेता रहते वहां, क्योंकि यहाँ काराकाट क्षेत्र से और खासतौर पर जहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम स्थल, वहाँ काराकाट विधायक वो माले के हैं जी। और सांसद भी विपक्ष के माले के सांसद हैं, भाजपा माले के सांसद हैं जी। तो वो भी वहां रहते। उनको अब चूंकि उनको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया ये अलग बात है जी। माननीय सांसद अगर बुलाया गया होता उनको जी और नहीं जाते या नहीं गए तो वो दोषी। एक दिन पहले मैं आपको बता दूं, माननीय सांसद से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा गया कि हमें इस सभा के लिए अभी तक किसी भी तरह का इन्विटेशन नहीं मिला। जी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर सरकारी सभा होती तो यहाँ के जो स्थानीय सांसद, चूंकि सांसद किसी पार्टी का अलग बात है कि पार्टी के चुनाव जीत गया, लेकिन वह लोकसभा में एक सांसद होता है जी। और सांसद भी देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। लोकसभा में बैठता है तो वह नीति निर्धारण करता है पूरे राष्ट्र के लिए, ऐसा नहीं कि अपनी केवल पार्टी के लिए। तो अब यह है सवाल कि अब यह सभा पार्टीगत थी या फिर सरकारी थी। अभी यह द्वंद इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर वह पार्टीगत सभा थी तो फिर पार्टी का कोई बात नहीं है, भाई पार्टी के हैं तो शामिल हैं। लेकिन इसको सरकारी सभा कहा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आकर के पूरे राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 50,000 करोड़ का जो है विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, कहीं उद्घाटन। तो यह जो है वो केवल पार्टी का नहीं है, यह एक सरकारी सभा थी। तो इस रूप में ही उसको देखा जाना भी चाहिए कि वह सरकारी सभा थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी अपने वक्तव्यों में कि हम तो आए हैं और आकर के आपको बहुत बड़ा सौगात दे रहे हैं विकास योजनाओं का। और फिर उन्होंने उपलब्धि भी बताया कि सरकार ने वो जो बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान को मटियामेट कर दूंगा, या उसको ऐसी सजा मिलेगी कि वो याद रखेंगे। और उन्होंने किया भी ऐसा, अपने वादे को पूरा किया और उसके बाद पुनः बिहार में आए और बताया पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को कि हमने जो आपसे वादा किया था बिहार की धरती से वो मैंने पूरा किया। चलिए इस पर भी आएंगे, लेकिन जिस सभा को लेकर माननीय सांसद जो है संजय जायसवाल, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि 1.5 लाख कुर्सियों की व्यवस्था की गई है और ताकि अनुमान था कि 4 से 5 लाख लोग उस जनसभा में शामिल होंगे। लेकिन संबोधन के दौरान देखा जा रहा कि माननीय प्रधानमंत्री मंच पर आ चुके थे, नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे। उस टाइम का एक वीडियोज मेरे पास भी है और पूरा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कुर्सियां खाली रह गई, कुर्सियां खाली रह गई पर काफी चर्चा हुई थी। लोग बात भी कर रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि कुर्सियां खाली रह गई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। तो ये उनकी लोकप्रियता अब वो वाली नहीं रही। और दूसरी तरफ
जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना था कि वो वीआईपी वीवीआईपी स्तर के लोगों के लिए था, वो शायद कुछ कम पहुंचे, मैं आपको तो बता दूं इसलिए कि कुछ खाली रह गई मेन जो कुर्सियां। पंडाल था वहां पे वीआईपीज के बैठने की व्यवस्था थी, कुर्सियां जो खाली थी, जो किनारे के जो पंडाल थे वहां पे वहां पे कुर्सियां खाली रह गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो वीआईपी, खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो संबोधन लगभग आधे घंटे का संबोधन प्रधानमंत्री जी का था, ज्यादा संबोधन समय से क्या कुछ निकल कर आया है? क्या जो अपेक्षाएं स्थानीय जनता की थी, क्या कुछ वैसा मिला है? देखिए, कुछ वैसा इसको संकेत दो मिला? रूप में देखिए। जी। एक तो प्रधानमंत्री जी को जो करना था जी। उन्होंने किया, शिलान्यास उद्घाटन और जो देना था जी। उन्होंने दे दिया। हम्म। अब रहा सवाल कि इससे यहाँ के लोगों को क्या मिला। जी। तो यहाँ के लोग जो गए थे, पहले से ही चर्चा चल रही थी, हम्म। लोगों के बीच में यह बात आ रही थी कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो समस्याएं हैं हम्म। वो पूरी हो जाएंगी। तो वो अपेक्षाएं क्या थी? वो था यहाँ डालमिया नगर का रेल कारखाना, जी। वो था इंद्रपुरी जलाशय, क्योंकि यह जो जलाशय इसलिए जरूरी था हम्म। कि यहाँ से सिंचाई होती है पूरी शाहाबाद की धरती, हम्म। जिसमें 4 जिले हैं, हम्म। और उस पार के भी 4 जिले जो औरंगाबाद से लेके अरवल लेते हुए पटना तक सिंचाई पूर्वी और पश्चिमी कैनाल से। तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है ये प्रभावित होता है कृषि से, और इसीलिए लोगों की अपेक्षाएं थी कि यहाँ इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो जाएगा, और इसके साथ ही जो नहरों के आधुनिकीकरण का जो कार्य है, जो पिछले समयों में वो हजारों करोड़ उसके समाप्त हो गए, अरबों रुपए चले गए, और आधुनिकीकरण के नाम पर क्या हुआ आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। तो वो 90 का दशक था, वो 2009 में बंद हो गया, भारत सरकार की योजना। तो उसके बाद लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी थी कि हमारे यहाँ सिंचाई का व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आधुनिकीकरण पर बोलेंगे, इंद्रपुरी जलाशय पर बोलेंगे। तो लेकिन अब देखिए, लोगों का था कि एम्स जैसा अस्पताल हमारे यहाँ हो जाएगा। लोगों ने प्रचारित भी किया था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो रेल पर बात होगी, कारखाने पर बात होगी, सिंचाई पर बात होगी, यहाँ की जो लोकल मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की पूरी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो उद्योग कारखाने तो सब बंद है, रोहतास उद्योग बंद हो गया, झूला वनस्पति बंद हो गया, यहाँ पहाड़ का जो काम था वो बंद हो गया, बालू एक निकल रहा है, और उससे जो है वो खेती किसानी भी प्रभावित होती है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि एक समय आएगा जब बालू यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है। अब अपेक्षाएं यहाँ पर खरी नहीं उतर रही उनकी। अच्छा। लोगों का कहना था कि हमारी जो सिंचाई की व्यवस्था थी उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, उद्योग पर उन्होंने, क्योंकि पिछले एक समय में उन्होंने विधानसभा का चुनाव था तो जनसभा में सुअरा हवाई अड्डा से उन्होंने घोषणा किया था कि रेल कारखाने की बात आई थी, लेकिन उसके बाद से वो फिर कहीं पर भी किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आए। और बाकी जो छोटे स्तर के जो जिनसे होना नहीं है वो बार बार कहते हैं कि हम खुलवा देंगे, हाँ खुलवाएंगे, खुलेगा। अब वहाँ प्रधानमंत्री जी को यहाँ इस काराकाट क्षेत्र के या बिहार के कोई बड़े नेता यह समझा नहीं पाए, या फिर क्या कुछ असल समस्या हाँ यहाँ की मूल जो समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंची कि नहीं यहाँ के माध्यम से, इस पर कोई नहीं नेता बोल रहा है कि उनकी क्षमता थी कि नहीं प्रधानमंत्री जी तक इस बात को पहुंचा देना, इस सूचना को पहुंचा देना कि यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, और वह बोलते हैं अगर इस संबंध में तो वह वोट बैंक भी आपका बनेगा। क्योंकि देखिए, ये शाहाबाद का जो इलाका है, यहाँ से दूसरी पार्टी के लोग चुनाव जीते, आरा से, काराकाट से और बक्सर से, ये सब तो महागठबंधन के जिम्मे है। उस पार भी देखिए आप, मगध का जो क्षेत्र है तो वहां भी विपक्ष के लोगों ने जीता। तो 6 लोकसभा क्षेत्र जो है वो आप नहीं जुटा पाए पिछले समयों में, उससे सीखना चाहिए था। विधानसभा का अगर देखिए तो विधानसभा के भी चुनाव में इनकी हालत बहुत पतली है, चुनाव हार गए, मैक्सिमम 1-2-3 सीटों को छोड़ करके, और बाकी जो है चुनाव हार गए। तो अगर यहाँ चुनाव जीतना था तो बड़े योजनाओं का जो आपने शिलान्यास किया, उसके साथ जो स्थानीय लोगों की जो बातें थी, जो उनकी मांग थी, जो उनके विकास से संबंधित चीजें थी, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए था, जो वोट आपको दिला था। अब चूंकि आपने बोला नहीं, लोग सोच रहे थे कि हमको ये मिलेगा,
वो मिला नहीं। हम्म। और जब जिस स्टेज से हम्म। प्रधानमंत्री जी हों और बिहार के भी मुखिया हों, जी दोनों लोग मौजूद हों, आपके तमाम एनडीए के बड़े बड़े कद्दावर नेता हों, जी और यहाँ के स्थानीय लोगों के बुनियादी जरूरतों को हम्म। आप वहां से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप केवल राष्ट्रवाद का नारा दे करके हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, हमने पाकिस्तान को कबाड़ा बना दिया, कहीं ना हम कहीं ये, तो पूरा इससे केवल जी आप अगर सोच रहे हैं कि वो केवल हमारे वोट बैंक में बदल जाएगा और हम तमाम सीटों को जीत पाएंगे, हाँ। मुझे तो नहीं लगता है कि ये स्थिति आने वाली है। विपक्ष इन बातों को लगातार हवा में तैराएगा जी। और लोगों के अंदर जो है इस बात को ले जाने का प्रयास करेगा कि आप यहाँ नाकाम रहे। एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, एक लगातार देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जिस भी क्षेत्र में जाते हैं अपने संबोधन में वहाँ का स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शुरुआती कुछ लाइंस अगर हो तो जिस तरह से भोजपुरी भाषा में उन्होंने संबोधन आपने निश्चित तौर से आपने सुना जी होगा। बिल्कुल, ये एक एजेंडा भी था, तो जी एजेंडा भी भोजपुरी था भाषा को जी। सम्मान देने का एक एजेंडा भी था, तो और कहीं ना लोगों कहीं का था कि ये शामिल करेंगे, इसको एक इज्जत 8वीं मिलेगी, अनुसूची में उसके अनुसूची लिए में भी कुछ शामिल नहीं बोला करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने। तो उस भोजपुरी को तो शामिल नहीं कर पाए। जी और ये एजेंडा में था, हाँ एजेंडा में और भी बहुत सारा एजेंडा था जो लोगों का था लोकल, उसको भी तो कहाँ अभी तक तो नहीं बोला। क्या ये जनसभा जिस तरह से ये वो लगभग आधे घंटे का संबोधन था, उस पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जो योजनाएं उन्होंने गिनाई लगभग 48,000 करोड़, तो उसके बाद सारा फोकस जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पहलगाम हमले के बाद वो बिहार आते हैं, बिहार में बिहार के लोगों को मंच के माध्यम से पूरे देश को बताते हैं कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और उसके बाद बिहार दोबारा वापसी होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा कि जो पोस्टर्स वार छिड़ा हुआ, जो पोस्टर भाजपा नेताओं के द्वारा लगाया गया था, उस पे भी ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र था। तो क्या ये जनसभा जो था, उसी पे फोकस था? क्योंकि उसके बारे में बता रहे थे, देखिए लगभग कई मिनट तक उन फोकस एक तो इन चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन तो था ही योजनाओं का, जी, लेकिन मूल था कि उन्होंने जो वादा किया था बिहार के लोगों से, बिहार से जो वादा देश के लोगों से किया था कि हम इसका बदला लेंगे और ये करेंगे, तो वो मूल बात को बताना था और उसी को वोट के रूप में बदलने का, क्योंकि बिहार में तुरंत तत्काल में चुनाव होना है। मतलब ये मानते हैं कि ये जनसभा कहीं न कहीं बिहार में चुनाव को देखते हुए किया गया था? बिल्कुल है, उसको आप छोड़ करके बात नहीं कर सकते हैं। बिहार का चुनाव भी उसमें है और वो भी है, दोनों था। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आगामी बिहार विधानसभा में चुनाव होना है, क्या ये योजनाएँ जो गिनवाई जा रही हैं 48,000 करोड़ रुपए की, तो क्या ये जो राशि जो भी इस्तेमाल हुए हैं, क्या ये पहले से प्रस्तावित राशि इस्तेमाल हुए हैं कि पहले से है? ये जो योजनाएं हैं ये सब पहले से चल रही हैं, वो चाहे वो बिजली का नवीनगर थर्मल पावर का मामला हो, या फिर जो 4 लेन का जो नई सड़क निकालने का हो, ये सब पहले से योजनाएं हैं। उन्हीं योजनाओं पर अब कुछ नई योजनाओं की बात थी, तो जो यहाँ के लिए होती तो ये सब योजनाएं इस पर बात होनी चाहिए थी। हवाई अड्डा का डिमांड भी लोगों का है कि सोरा में हवाई अड्डा होना चाहिए, उस पर भी तो कोई बात नहीं हो पाई। नीतीश कुमार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे एक दो वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। सुमित्रा देवी एक किसान थी जिनको सम्मानित करना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, शायद आपने फुटेज भी देखा होगा। तो सम्मानित करने के लिए शॉल दिया जाता है, लेकिन हड़बड़ी में नीतीश कुमार जी खुद से शॉल उठाकर सम्मानित किया जाते हैं। ये वीडियोस काफी चल रहा है और एक वीडियो जो चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी का नाम भूल जाते हैं। देखिए क्या ये अब आप एक चीज को समझिए, नीतीश जी अब मजबूरी है। अच्छा, नीतीश जी जरूरी अब नहीं है, नीतीश जी मजबूरी है। और ये मजबूरी इसलिए है कि नीतीश जी के पास अभी भी जो उनका अपना जदयू का जो वोट बैंक है वो अच्छे खासे स्थिति में है। उस वोट बैंक को लेकर के अब उनको चाहे कभी विपक्ष ढोले या कभी पक्ष ढोले, भाजपा ढोले या आरजेडी ढोले, अब वो बात है नहीं। और एक उम्र की भी होती है स्थिति, और उस उम्र की स्थिति से लगता है कि नीतीश जी को अब आराम करने की जरूरत है और उन्हें आराम करना भी चाहिए, क्योंकि लगातार चर्चा में बने रहते हैं। बिहार में
लगातार लालू जी लंबे समय तक काम किए, नीतीश जी भी लंबे समय तक काम किए। ये दोनों लोग करीब करीब 35 वर्षों से जेपी आंदोलन से निकले हुए ये दोनों लोग हैं और इनका ही शासन रहा है। अब आप किसी का समर्थन लेकर के, लेकिन सत्ता में तो आप ही रहे हैं, मुख्यमंत्री के बतौर आप ही रहे हैं, आपकी पार्टी रही है, तो आपने बिहार को कहां तक पहुंचाया है, बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि 35 वर्षों में आपने बिहार को कहां तक पहुंचाया। वो लालू जी के टाइम में क्या स्थिति तक पहुंची और नीतीश जी के समय में क्या स्थिति पहुंची और आपकी उम्मीदें क्या थी, इतने पर ही संतुष्ट हैं या फिर और विकास इनके माध्यम से जरूरी था बिहार के लिए, तो ये तय होगा। और आगे आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत सारे बदलाव होने हैं जी। क्या इस जनसभा का प्रभाव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में, जिस मकसद से यह किया गया था, भाजपा नेताओं के द्वारा पूरे हुजूम कई बसों में कार्यकर्ताओं कहिए या लोगों को लाया जा रहा था, हालांकि ये अक्सर देखा गया है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है कि कोई भी जनसभा या रैली होता है तो उस पार्टी के नेता पूरी प्रयास करते हैं कि जनसभा को भरा जाए या रैली को भरा जाए। बिल्कुल, ये होता है, प्रशासन के लोग भी लगते हैं, पार्टी के लोग भी लगते हैं। कुछ प्रभाव पड़ेगा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? अब देखिए, एक वही मूल बात है कि ऑपरेशन सिंदूर, अब क्योंकि विपक्ष के कई लोगों ने तो कहा भी, विपक्ष के कई लोगों ने कहा भी कि भाई कोई नेता आकर के चूना लगा के चला जाता है, प्रधानमंत्री जी आए सबको सिंदूर लगा के चले गए। एक चीज और विपक्ष तो इस बात को कह रहा है, तो वो तो इस चीज को कहेगा। हमने पहले ही शुरू में कहा कि विपक्ष तो इस बात को उठाएगा ही कि आपने रोहतास उद्योग, यहाँ रेल कारखाना आपने नहीं दिया, छोटे छोटे यहाँ उद्योग थे सब बंद पड़े हुए हैं, कोई भी छोटा झूला वनस्पति भी रोहतास उद्योग वाली हालत में चला गया, वो भी कबाड़े में बिक गया। यहाँ फूड प्रोसेसिंग का बांक में बहुत बड़ा एक वो चल रहा था, वो भी बंद हो गया, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो ये उद्योग जो है यहाँ के बंद हो गए हैं, कल कारखाने बंद हो गए हैं, छोटे उद्योग भी बंद हो गए हैं। कृषि का काम जो है उनके विकास के लिए जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो इन मुद्दों को लेकर के, खेती का और उद्योग का, ये बहुत, और बाकी जो है ये सब तो छोटी छोटी चीजें, ट्रेनों का ठहराव, तो यहाँ स्टेशन बने, वहां वो सब हो, तो ये सब तो चीजें हैं, लेकिन जो व्यापक बदलाव यहाँ ला सकता था वो काम नहीं हुआ है। और विपक्ष जो है इसी को मुद्दा बनाएगा और इस मुद्दे पर वो सरकार को, पार्टियों को, भाजपा को घेरने का प्रयास करेगा। और आप राष्ट्रवाद का बार बार बात करके चाहेंगे कि हम तमाम सीटों को चुनाव में परिणाम में बदल दें, वो संभव नहीं लगता। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार का संबोधन था, आपने वो क्लिप देखा होगा, जिस तरह से वो कहते हैं जनता की, अरे उठो सब खड़ा हो जाओ, प्रधानमंत्री जी के सम्मान में सब ताली बजाओ, उठो सब खड़ा हो जाओ। क्या ये इस तरह का जो तो इस तरह का जो शब्द होता है, ये कहाँ तक सही है? और उसके बाद कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, वो हंसी के पात्र कई मौकों पर बने हैं। आईएएस के माथे पर रख देना, विधानसभा में कुछ बोल देना, किसी का ब्रेसलेट चेक करना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आगामी चुनाव में वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहने वाले हैं। चुनाव तक तो उनको कोई कुछ करने नहीं जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद ही यह तय लोग करेंगे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जहां तक संभावना है, जैसे ही नीतीश जी की पार्टी का सीट कम आएगा, दूसरे लोग दावा करेंगे कि अब आप मुझे समर्थन दीजिए, आपका हो गया, अब आप सम्मान प्राप्त करते रहिए और सत्ता हमारे हाथ में सौंप दीजिए। ये चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये सुरेंद्र तिवारी थे, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार। हमारी ये चर्चा इस विषय पर, माननीय प्रधानमंत्री के जो जनसभा था उसको लेकर आपको कैसी लगी, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी लगातार इसी तरह हम खबरों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।